हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड सेमेस्टर से सेकंड पेपर बता रहा हूं। आपके सेकंड पेपर का नाम है फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज। फील्ड वर्क ट्रेडिशन इन सोशल साइंसेज की इस कड़ी में मैं आज आप लोगों को यूनिट फर्स्ट से सहभागी अवलोकन अथवा प्रतिभागी अवलोकन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आइए समझते हैं प्रतिभागी अवलोकन क्या होता है। जैसा कि ये जो प्रतिभागी अवलोकन है, यह अवलोकन का एक रूप है। अवलोकन जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या होता है? पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षण करना। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है पर्यवेक्षण करना या फिर निरीक्षण करना। निरीक्षण, जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना, इसको हम कई नामों से जानते हैं ऑब्जर्वेशन को। यानी कि ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्जर्व से बना है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व से बना हुआ है, अंग्रेजी भाषा का शब्द ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना या जांच पड़ताल करना इत्यादि। तो अनुसंधान में, सामाजिक विज्ञान में जो अनुसंधान हम करते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन पद्धति, मेथड का बहुत ही महत्व है। पर्यवेक्षण प्रणाली का बहुत ही महत्व होता है। जैसा कि अरस्तु ने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग किया और उसने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करके या अवलोकन पद्धति का प्रयोग करके अपने राजनीति शास्त्र को लिखा, अपने राजनीति को लिखा। जिससे कि वह 158 देशों का अध्ययन करता है। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करता है। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात वह निष्कर्ष पे पहुंचता है कि न तो लोकतंत्र अच्छा है, न तो राजतंत्र अच्छा है, न तो कुलीन तंत्र अच्छा है। तो वह शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप प्रस्तुत करता है इसी पद्धति के आधार पर। तो जो अवलोकन होता है, पर ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन के कई रूप होते हैं। ऑब्जर्वेशन के कई रूप होते हैं। उस रूपों में से एक प्रतिभागी अवलोकन है, जो कि आपके सिलेबस में समाहित है। प्रतिभागी अवलोकन, प्रतिभागी या सहभागी कहते हैं। प्रतिभागी का मतलब होता है साथ साथ भाग लेना। प्रतिभागी यानी कि साथ साथ रहना, साथ साथ रहना। इसका अर्थ होता है, प्रतिभागी का अर्थ होता है साथ साथ रहना। यानी कि जब किसी समूहों में या किसी समुदायों में व्यक्ति साथ साथ रहता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिभाग। जैसे हम कहते हैं कि प्रतिभाग लेना है, हमें इस कंपटीशन में प्रतिभाग लेना है, तो उसका कहने का आशय क्या होता है कि हमें वहां पे उन समूहों में जाकर खुद हिस्सेदारी करनी है, भागीदारी करनी है और उनकी गतिविधियों में भागीदारी करनी है, हमें खेलना है। तो इसी तरह से समाज विज्ञानों में जो प्रतिभागी अवलोकन होता है, उसके अंतर्गत व्यक्ति जो होता है या शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता जो होता है, शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्च स्कॉलर जो होता है, वो समूहों में जाता है, समुदायों में जाता है। समूह और समुदायों में जाकर वह समूहों का क्या बनता है? सदस्य बनता है। समूहों का सदस्य बनता है, सदस्य बनता है, समूह का सदस्य बनता है। और सदस्य होने के पश्चात वह समूहों की गतिविधियों का अध्ययन करता है, समूहों की समस्याओं का अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं को समझता है। यानी समूह की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को समझता है, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। तो यह समूहों में घटित होने वाली घटनाओं और उनकी समस्याओं का अध्ययन करने की एक तकनीक ही है। कौन सी तकनीक है? प्रतिभागी अवलोकन। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के एक निश्चित समूह की स्थिति, साथ ही साथ उनके मूल्यों को, उनके विश्वासों को, उनकी संस्कृतियों को और उनके जीवन के तरीकों को गहराई से अध्ययन करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है प्रतिभागी अवलोकन का? कि हम किसी समूह में जब जाते हैं, समूहों का सदस्य बन जाते हैं या समुदाय का सदस्य बन जाते हैं, तो हम समुदायों का या समूहों का अध्ययन करते हैं, उनकी संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, उनके मूल्यों का अध्ययन करते हैं, उनके विश्वासों का अध्ययन करते हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं।
क्योंकि हम उन समूहों के साथ साथ रहते हैं, समूहों के साथ साथ रहते हैं। जैसे हमें किसी जनजाति समूह का अध्ययन करना हो, जनजाति या आदिवासी जनजाति समूह का अध्ययन करना है, जनजाति समूह का अध्ययन करना है, तो हमें जनजाति समूह में जाना पड़ेगा, हमें जनजाति समूह का सदस्य बनना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनके साथ खाना पड़ेगा और उनके साथ ही हमें रहना पड़ेगा, यानी कि उनकी संस्कृतियों के अनुरूप हमको ढलना पड़ेगा। जब हम स्वयं को उनकी संस्कृतियों के अनुरूप ढालेंगे तो हम उनकी सभ्यताओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनकी संस्कृति को अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनके विश्वास, उनके मूल्यों, उनके आचार व्यवहार, उनकी मानसिकता, उनकी भावनाओं को अच्छी तरह हम समझ पाएंगे। तो इस तरह से प्रतिभागी अवलोकन में जो शोधकर्ता होता है वह समूहों में जाता है, समुदायों में जाता है, समूह और समुदायों में जाकर वह समूहों और समुदायों का सदस्य बन जाता है और वह उसका अध्ययन करता है, उस समुदाय की गतिविधियों को समझता है, समस्याओं, संस्कृतियों को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। तो ये जो प्रतिभागी अवलोकन है, इसकी शुरुआत जो होती है वह सबसे पहले 1800 ईस्वी में अमेरिका में की जाती है, 1800 ईस्वी में। सबसे पहले अमेरिका में जोसेफ मेरी एवं बैरन डी गिराल्डो इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। वह समूहों का अध्ययन करते हैं, समुदायों का अध्ययन करते हैं, इस तकनीकी की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था, जोसेफ मेरी और बैरन डी गिराल्डो भारतीय समुदायों का अध्ययन करना चाहते थे और ऐसे में इन्होंने कहा कि जब तक हम भारतीयों की तरह नहीं रहेंगे, भारतीयों की भाषा नहीं सीखेंगे, तब तक हम भारतीयों की संस्कृति के बारे में, उनके विश्वास, उनके मूल्यों के बारे में हम जान नहीं सकते हैं। बाद में ब्रिटेन में एक विद्वान होते हैं ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की। बाद में ब्रिटेन में ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी कि उन्होंने भी अपने अनुसंधान के अंतर्गत प्रतिभागी अवलोकन का प्रयोग किया, प्रतिभागी अवलोकन पद्धति के द्वारा उन्होंने अपना अनुसंधान किया। इस तरह से ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की ने इस पद्धति को लोकप्रिय बनाया और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रांज बोस के द्वारा इस पद्धति को पॉपुलर बनाया गया था और उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न देशों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग होने लगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत इस प्रतिभागी अवलोकन का, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग होने लगा। आइए अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मेथड क्या होता है, इसकी विधि क्या होती है, हम कैसे इस विधि का प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग करने में हम कौन कौन सी तकनीकें अपनाते हैं। पहली तकनीक होती है अनौपचारिक साक्षात्कार, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक। औपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत व्यक्ति सीधे आमने सामने होता है, यानी कि उत्तरदाता की सीधे आमने सामने होता है, वह उत्तरदाता से सीधे प्रश्न पूछता है और प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त करता है पुनः मतलब कि आमने सामने होता है। औपचारिक साक्षात्कार में व्यक्ति और उत्तरदाता दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन अनौपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत व्यक्ति उनके साथ साथ रहता हुआ वार्तालाप करता है, उनके बारे में जानने का प्रयास करता है, उनकी सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, विश्वास के बारे में, मूल्यों के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो चूंकि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें व्यक्ति किसमें रहता है, समूहों में रहता है। व्यक्ति किसमें रहता है, समूहों में रहता है, लेकिन समूह के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को पता नहीं चलता है कि यह क्या करने आया है, हमारे बीच में शोध करने आया है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए हमारे ऊपर अध्ययन करने के लिए आया है। तो वह क्या होते हैं, वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप में होते हैं, यानी प्राकृतिक व्यवहार करते हैं, कोई बनावटी नहीं करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे कि जब किसी को बता दिया जाए कि हम आपके ऊपर शोध कर रहे हैं या आपसे हम इंटरव्यू लेंगे, तो वह सतर्क हो जाता है, सचेत हो जाता है और वह बनावटी उत्तर देता है। लेकिन जब किसी को बताया नहीं जाए तो वह अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, अपने मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। यदि उसको जानकारी नहीं होती है तब ऐसा होता है।
तो अनौपचारिक साक्षात्कार होता है। इसमें व्यक्ति समूहों में रहता है, समूह के सदस्यों के साथ रहता है और उनके साथ घुल मिल जाता है और परिवार की तरह से रहने लगता है। समूह के सदस्य के रूप में रहता है और समूह के सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। समूहों से के सभी सदस्यों से वह प्रश्न पूछता रहता है, यानी कि जिज्ञासावश वह जानकारी लेता रहता है। प्रत्यक्ष अवलोकन, अपनी आंखों से वो प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, क्योंकि वह समूहों में रहता है तो समूह की सारी गतिविधियों को वह देखता है, समूह के सभी संस्कारों को देखता है, उनके व्यवहारों को देखता है, उनके विचारों को सुनता है, उनके संस्कृतियों को देखता है, रीति रिवाज परंपराओं को देखता है। तो इस तरह से वह प्रत्यक्ष अवलोकन करता रहता है, क्योंकि वह घटना स्थल पर मौजूद होता है। क्योंकि हम घटना की सच्चाई या घटना की वास्तविकता तभी जान पाएंगे जब हम घटना स्थल पर मौजूद होंगे या उस स्थल पर जाकर हम निरीक्षण करेंगे, तब तो हमें उसकी सच्चाई, उसकी वास्तविकता का पता चल पाएगा। अन्यथा कही गई बातें या सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास कर लें तो वह वास्तविक नहीं हो सकती है, वह वैज्ञानिक नहीं हो सकती है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। सामूहिक जीवन में भागीदारी, क्योंकि जो समूह के यह अनुसंधानकर्ता होता है वह समूह के सदस्य के रूप में रहता है, तो उनके प्रत्येक जीवन में भागीदारी करता है, उनकी साथ साथ रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, खेलता है या विभिन्न उत्सवों में भाग लेता है, विभिन्न संस्कारों में भाग लेता है। तो इस तरह से सामूहिक जीवन में वह भागीदारी लेता है, वह उसके मूल स्थितियों का पता लगा पाता है। अनुसंधानकर्ता जो होता है वह समूह और समुदायों के बारे में पता लगा लेता है, क्योंकि वो उनके साथ साथ रहता है। सामूहिक चर्चा, कभी कभी हम देखते हैं कि हम नए नए प्रश्नों को पूछने के लिए हम सामूहिक चर्चा करते हैं, तो वह समूह में अनुसंधानकर्ता सामूहिक चर्चा कराते हैं, सामूहिक चर्चा में हिस्सेदारी करते हैं और सबके विचार जानने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं या फिर उनके मूल्य क्या हैं, उनके विश्वास क्या हैं। इस तरह से अनेक बातों को जानने का प्रयास अनुसंधान करता है। सामूहिक चर्चा, व्यक्तिगत दस्तावेजों का विश्लेषण, हम व्यक्तिगत दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि समूह के या सदस्य के जो वंशावली रहती है उस वंशावली का हम अध्ययन करते हैं कि यह इनके पूर्वज कौन थे, पूर्वजों का पेशा क्या था, पूर्वजों की संस्कृतियां क्या थी और इसके आधार पे वर्तमान संस्कृति क्या है, इनका वर्तमान पेशा क्या है, वर्तमान विचार क्या है, व्यवहार क्या है इत्यादि। जो उनके व्यक्तिगत दस्तावेज होते हैं उन समूह के व्यक्तिगत दस्तावेजों का विश्लेषण अनुसंधान करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इतिहास का पता लगाने के लिए विभिन्न दस्तावेज होते हैं, विभिन्न डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे अशोक स्तंभ है, सारनाथ के स्तूप हैं इत्यादि, जैसे विभिन्न स्मारक हैं, प्राचीन शिलालेख हैं, जिनको देखकर हम प्राचीन संस्कृतियों को या पूर्व की संस्कृतियों को, पूर्व की सभ्यताओं की या पूर्व के शासन प्रणाली या पूर्व के शासन प्रणाली का पता हम लगा सकते हैं, हम वस्तु स्थिति का अवलोकन करके। आत्म विश्लेषण, क्योंकि यह जो सदस्य होता है अनुसंधानकर्ता होता है, जो अनुसंधानकर्ता होता है वह कहाँ रहता है, अनुसंधानकर्ता वह समूह में रहता है, तो जब समूह में रहता है तो समूह के सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखता है। किस पे नजर रखता है, गतिविधियों पर वह नजर रखता है, उनके उत्सवों पर नजर रखता है, जो उत्सव करते हैं उत्सवों पर नजर रखता है। तो जब वह गतिविधियों पर नजर रखता है तो वह गतिविधियों को देखकर आत्म विश्लेषण कर सकता है, यानी कि अपनी आत्मा से, यानी कि अपने मन से विश्लेषण कर सकता है, चिंतन कर सकता है कि इनकी समस्याएं क्या हैं या भविष्य में इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर इनके अतीत कैसा था और वर्तमान में यह कौन कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से आत्म विश्लेषण इसमें किया जाता है। इस पद्धति में आत्म विश्लेषण के आधार पर घटनाओं का पता लगाया जाता है, घटनाओं की वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है। समूह की गतिविधियां होती हैं, अनुसंधानकर्ता उन गतिविधियों पर नजर रखता है, गतिविधियों पर जांच पड़ताल करता है, निरीक्षण करता है, बारीकी से अध्ययन करता है और बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात वह अपना विश्लेषण करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिभागी अवलोकन के अंतर्गत जो विधियां अपनाई जाती हैं, ये सारी विधियां हैं। इन सभी विधियों को अपनाकर वह क्या करता है, वह अपना डाटा इकट्ठा करता है और उसी के आधार पर अपना रिसर्च करता है। इस तरह से जो प्रतिभागी अवलोकन होता है यह एक गुणात्मक अनुसंधान होता है और इसमें लंबी अवधि लगती है। हम 1 महीने 2 महीने या साल भर में हो सकता है कि यह हमारा रिसर्च पूरा ना हो पाए,
हम चूंकि समूहों के साथ रहते हैं, समूहों के साथ एक लंबा समय हमें गुजारना पड़ता है। जब लंबा समय गुजारना पड़ता है तभी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं, उनके संस्कृतियों को जानते हैं, उनके विश्वासों को जानते हैं, मान्यताओं, रीति रिवाज, परंपराओं को जानते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, तब जाकर हम कहीं समूह के उस समुदाय के ऊपर हम अपना अध्ययन कर पाते हैं। आइए अब चलते हैं प्रतिभागी अवलोकन के चरण। हावेल एक विचारक है, ये भी अनुसंधान करता है, सामाजिक अनुसंधान करता है। हावेल ने इस प्रतिभागी अवलोकन के 4 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं। तो इस तरह से हावेल ने प्रतिभागी अवलोकन के 4 चरणों का उल्लेख किया है। पहला चरण है संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करने का तात्पर्य यह है कि जब हम अनुसंधान शुरू करते हैं इस आधार पर किसी समूह के बारे में, किसी समुदाय के बारे में जब कोई अनुसंधान करते हैं तो पहला चरण क्या हमारा होता है कि हम संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि समूह का हम सदस्य बन जाते हैं और समूह के जितने भी सदस्य होते हैं सारे सदस्यों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, तालमेल या मेल जोल बढ़ाते हैं, उनके साथ अधिक से अधिक परिचित होते हैं। तो हम समूहों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उन संबंध स्थापित करने के पश्चात हमें क्या करना होता है? क्योंकि हमें केवल संबंध ही नहीं बनाना होता है बल्कि क्षेत्र में प्रवास करना होता है। जैसे कि समूह के सदस्य के रूप में हम हो जाते हैं और समूहों में ही रहने लगते हैं, एक लंबे समय तक समूहों में ही रहने लगते हैं, क्योंकि समूह में रहकर ही हम समूह के वास्तविकता का या समुदायों की वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अवलोकन एवं डेटा एकत्रित करना। जब हम समूह में रहते हैं, उस समुदाय में रहते हैं, तो समुदाय में रहते रहते हमें कुछ अनुभव हो जाता है। तो उस अनुभव को या उस अवलोकन यानी पर्यवेक्षण करते हैं, तो उस पर्यवेक्षणों को हम ध्यान में रखते हैं और डाटा जो होते हैं, जो आंकड़ा होते हैं, जो उनका आंकड़ा होता है, हमारा जो आंकड़ा, हमारे तथ्य जो होते हैं उनको हम एकत्रित कर लेते हैं। समूह अध्ययन करते हैं। समूह अध्ययन करने के पश्चात क्या करते हैं? हम अवलोकन करते हैं समूहों का, समुदायों के सदस्यों का, गतिविधियों का। जैसा कि हमने बताया है कि उनकी संस्कृतियों को समझने का एक तरीका होता है। तो सब कुछ जब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है तो उस डाटा का हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके हम एक सामान्यीकरण कर देते हैं, अपना शोध प्रस्तुत कर देते हैं, यानी कि हम अपनी खोज पूरी करते हैं। जैसे कि एक समझ लीजिए कि एक कबीलाई समाज है, कबीला समाज है, कबीलाई एक कबीला है, या इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, आदिवासी समुदाय है। जैसे आदिवासी समुदाय, हमें आदिवासी समुदायों पर अध्ययन करना है। आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय, हमें आदिवासी समुदाय पर अध्ययन करना है। तो हम बाहर से रहकर आदिवासी समुदायों को जान नहीं सकेंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें वास्तविक तथ्य चाहिए, सच्चाई चाहिए, तो हमें आदिवासी समूहों में जाना होगा। पहला क्या है? संबंध स्थापित करना। आदिवासी समूहों के साथ हमें जाना होगा, आदिवासी समूहों में रहना होगा और उन्हीं की तरह से हमें कल्चर अपनाने होंगे। तो इस तरह से हम क्षेत्र प्रवास भी करते हैं, आदिवासियों के साथ हम रहते हैं, तालमेल बढ़ाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी संस्कृतियों को समझते हैं। हम खुद उनकी संस्कृतियों में भागीदार बनते हैं, उनके उत्सव में हिस्सा लेते हैं, उनके हर गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से जब हम इन सब प्रक्रियाओं को अपनाएंगे तो आदिवासी समूह की समस्याओं को, उनकी गतिविधियों को, उनके संस्कृतियों को, उनकी भाषा को, उनके विश्वास को, उनके मूल्य को आसानी से समझ सकेंगे। तो जब हम आसानी से समझ लेते हैं तो वह क्या समझ हमारे पास क्या हो जाती है? अवलोकन और डाटा हो जाता है। हमारे पास अनुभव हो जाता है कि हमारे पास अनुभव हो जाता है कि इनकी संस्कृतियां क्या हैं, इनकी अनुभव क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी समस्याएं क्या है, इनकी गतिविधियां क्या है। तो ये सब हमारे पास डाटा हो जाता है। उसी डाटा के आधार पे हम उसका विश्लेषण करते हैं, डाटा का विश्लेषण करते हैं। इस तरह से हमारा जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है, वैज्ञानिक होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उस समुदाय में जाकर अध्ययन करे तो जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, जो हमने इस पर्यवेक्षण पद्धति के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले हैं, सटीक मतलब कि 99% वही निष्कर्ष उसके द्वारा भी निकाले जाएंगे। तो इस तरह से जो समुदाय होते हैं, समूह होते हैं, उनमें हम उनको आत्मसात कर लेते हैं, साथ रहकर हम अध्ययन करते हैं।
जैसे कि अवलोकन और डाटा। अवलोकन और डाटा को हम आपको बता दें कि अवलोकन और डाटा होता क्या है। अवलोकन और डाटा जो होता है, जैसे कि लिंग हो जाता है, लिंग माने स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष के आधार पर हम स्त्रियों के विचारों को जानते हैं, पुरुषों के विचारों को जानते हैं। जाति हो गया, जाति हो गया, वंश हो गया, नस्ल हो गया, नस्ल, और भाषा हो गई, भाषा। ये सब क्या है? ये डाटा एकत्रित करने के साधन है, डाटा एकत्रित करने के साधन है। आयु हो गया, आयु, ये सब क्या है? ये हमारे डाटा एकत्रित करने के साधन है। ये हमारे शोध को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे अनुसंधान को प्रभावित कर सकते हैं। इस लिंग प्रभावित करते हैं, जाति प्रभावित करते हैं, वंश प्रभावित करते हैं, नस्ल, भाषा, आयु। आयु के आधार पे हम डाटा एनालिसिस जब करते हैं तो आयु के आधार पे हम निर्धारण करते हैं। हम देखते हैं कि अपने अनुसंधान में हम 20 से 40 वर्ष के लोगों को ले लेते हैं, 40 से 50 के लोगों को ले लेते हैं, या फिर इसी तरह से हम आयु का निर्धारण करते हैं और उनकी जातिगत पेशा क्या है, उस समूहों में जातिगत पेशा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके विभिन्न जो समुदाय हैं उनकी नस्ल क्या है, ये सब हमारा क्या होता है? ये सब डाटा होता है। ये डाटा होता है और इसी डाटा के आधार पे हम इसी डाटा के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं। आइए अब देखते हैं प्रतिभागी अवलोकन के प्रकार। आइए अब समझते हैं प्रतिभागी अवलोकन के प्रकार। प्रतिभागी अवलोकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार है गैर प्रतिभागी अवलोकन। गैर प्रतिभागी अवलोकन, गैर प्रतिभागी अवलोकन के अंतर्गत जो अनुसंधान करता होता है उसका समूह से कोई संपर्क नहीं रहता है। वहीं जो निष्क्रिय प्रतिभागी अवलोकन होता है उसमें यह समूहों को और समुदायों के गतिविधियों को, संस्कृतियों को, विश्वासों को, परंपराओं को, समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, या समझने का प्रयास करते हैं, या समझने की भूमिका में होते हैं। जो मध्यम प्रतिभागी होते हैं, मध्यम प्रतिभागी होते हैं, प्रतिभागी अवलोकन, जो मध्यम प्रतिभागी अवलोकन होता है, इस मध्यम प्रतिभागी अवलोकन के अंतर्गत यह बीच की स्थिति में होता है। यह न तो समूहों में जाता है, न ही पूर्ण रूप से बाहर रहता है। यह बिल्कुल बाहर भी नहीं रहता है, समूहों में भी नहीं रहता, बल्कि समूहों के सदस्यों से कभी कभी मिलता रहता है, या कभी कभी उत्सव में भाग लेता रहता है उनको समझने के लिए, और बाहर भी रहता है। तो यह बीच की स्थिति होती है। जो सक्रिय भागीदारी होती है, इस सक्रिय भागीदारी के अंतर्गत जो अनुसंधानकर्ता होता है, यानी कि अनुसंधानकर्ता यह समूह का सदस्य बन जाता है, समूह का सदस्य बन जाता है, सदस्य बनकर रहता है सक्रिय भागीदारी में, यानी सदस्य बनता है। वही पूर्ण भागीदारी जो होता है, पूर्ण प्रतिभागी अवलोकन, यह जो पूर्ण प्रतिभागी अवलोकन है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है या अनुसंधान करता होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं या अनुसंधान करने वाले लोग होते हैं, वह अपने समाजों के खुद सदस्य होते हैं और अपने ही समाजों के ऊपर अध्ययन करते हैं। सक्रिय भागीदारी में व्यक्ति समूह का सदस्य बनता है, समूह का सदस्य बनकर वह समूह की गतिविधियों का अध्ययन करता है। मध्यम प्रतिभागी अवलोकन के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वह दूर दूर से देखता रहता है, वह कभी कभी घटनाओं में सम्मिलित होता रहता है, उत्सव में सम्मिलित होता रहता है। निष्क्रिय प्रतिभागी के अंतर्गत उसको समझने की शक्ति होती है, वह समझने लायक होता है, वह दूर से ही समस्याओं को समझता है और दूर से ही समस्याओं को समझकर अवलोकन करता है। वहीं गैर प्रतिभागी में इनका समूहों से कोई संबंध नहीं रहता है, कोई संबंध नहीं रहता है, समुदायों की समस्याओं से कोई संबंध नहीं रहता है, यह प्रश्न पूछने की स्थिति में नहीं होते हैं। और तब यह प्रश्न जब पूछने की स्थिति में नहीं होते हैं तो इनका समूहों और समुदायों से कोई मतलब नहीं होता है, और इस तरह से इनका जो अध्ययन होता है, इस आधार पर गैर प्रतिभागी अवलोकन के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन हमारा वास्तविक नहीं हो सकता है। आइए अब प्रतिभागी अवलोकन के हानि लाभ को भी समझ लेते हैं। प्रतिभागी अवलोकन के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है। जो प्रतिभागी अवलोकन होता है उसके अंतर्गत हम प्राकृतिक व्यवहार का अवलोकन करते हैं। जो प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल चीजें होती हैं, वह नेचुरल चीजें हमें मिलती हैं। जैसे जो कि समूह के सदस्यों को तो पता होता नहीं है कि यह व्यक्ति कौन है या किस उद्देश्य से आया है, वह व्यक्ति उस समाज में रहने जाता है, उस समाज का सदस्य बनता है, समाज की संस्कृतियों को समझता है, परंपराओं को समझता है, भाषा को समझता है,
उनके गतिविधियों को समझता है, उनकी समस्याओं को समझता है। तो समूह के सदस्यों को पता नहीं रहता है, इसलिए जब पता नहीं रहता है तो वह एक नेचुरल आचरण करते हैं, नेचुरल व्यवहार करते हैं, वो भावनात्मक रूप से बंध जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि किसी को बता दिया जाए कि इसका इंटरव्यू होने वाला है तो वह सतर्क हो जाएगा, पूरी तैयारी के साथ रहेगा कि उसका इंटरव्यू होने वाला है, तो इसलिए वह तथ्यों को बनावटी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन जब किसी को बताया नहीं जाता है, हम किसी दोस्ताना बिहेव करते हैं, तो वह वास्तविक व्यवहार करता है, नेचुरल व्यवहार करता है। इसमें यह लाभ होता है कि हमें घटनाओं का सही जानकारी मिलती है, तथ्यों की सही जानकारी मिलती है, उनकी संस्कृतियों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। समूह के साथ निकटता, समूहों के साथ हमें आत्मिक लगाव हो जाता है, हम समूहों के साथ रहते हैं, भाईचारे का संबंध स्थापित हो जाता है। समूह के जितने सदस्य होते हैं सब समस्याओं को शेयर करते हैं, वह सभी समस्याओं को शेयर करते हैं, क्योंकि हम भी जो अनुसंधान करता होता है वह भी उन समूहों की गतिविधियों में भाग लेता रहता है। वास्तविक चरित्र का अध्ययन, इससे वास्तविक चरित्र का अध्ययन हो जाता है, क्योंकि हम लंबे समय तक रहते हैं, उस समूहों में लंबे समय तक रहते हैं, एक लंबा समय व्यतीत करते हैं, उनके हर छोटी छोटी बातों को हम समझते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं, उनके संस्कृतियों को, उनकी समस्याओं का अध्ययन हम करते हैं। तो इस तरह से हम चूंकि लंबे समय तक रहते हैं तो हमें वास्तविक जानकारी हो जाती है, वास्तविक स्थिति की जानकारी हो जाती है, घटनाओं का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, हमें बेहतर समझ हो जाती है, घटनाओं का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हम स्वयं उस घटनाओं में भागीदार होते हैं, उनकी संस्कृतियों में भागीदार होते हैं। तो घटनाओं की हमें अच्छी समझ हो जाती है और हमें बेहतर समझ देखने को मिलती है। यानी कि हमें अगर उस समाज के बारे में कुछ कहना होगा तो हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं प्रतिभागी अवलोकन से कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है? निष्पक्षता का अभाव हो सकता है, निष्पक्षता का अभाव हो सकता है, क्योंकि हम समूहों का सदस्य रहते हैं, हम समूहों का सदस्य हो जाते हैं, इसलिए हमारा उनसे आत्मिक लगाव हो जाता है। ये भी हो सकता है कि हम उनके जो निगेटिव पक्ष हैं उनको प्रस्तुत न करें, हम निगेटिव पक्षों को प्रस्तुत न करें, तो इस तरह से निष्पक्षता का अभाव हो जाता है, एक पक्षीय अध्ययन हो जाता है। हम केवल यदि हमें उन समूहों से बहुत अधिक प्रेम हो जाता है तो हम केवल उनके एक पक्ष का अध्ययन कर लेते हैं, पॉजिटिव पक्ष का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति गांधी के विचारों से प्रभावित है तो वह गांधी की प्रशंसा करेगा, यदि कोई व्यक्ति गांधी के विचारों से प्रभावित नहीं है तो वह गांधी जी की आलोचना करेगा। तो हम देखते हैं कि गांधी विरोधी और गांधी के समर्थक, गांधी समर्थक और गांधी विरोधी दोनों लोग देखे जा सकते हैं। कुछ लोग गांधी जी का विरोध करते हैं, कुछ लोग गांधी जी की समर्थन करते हैं, गांधी जी का समर्थन करते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति जो विचार होते हैं उनमें निष्पक्षता का अभाव हो जाता है, एक पक्षीय अध्ययन हो जाता है। यदि जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण मैं समझाता हूं कि यदि कोई मेरा दोस्त है, यदि वह गलती करता है तो भी हम उसकी गलती पर पर्दा डालते हैं, उसकी गलतियों को नहीं बताएंगे या अपनी गलती को स्वयं हम नहीं बताएंगे। अवलोकन हमें करना होगा तो उसके जो निगेटिव पॉइंट होते हैं उसको हम छुपा कर रखते हैं, इससे पॉजिटिव पॉइंट को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से एक पक्षीय अध्ययन होता है, विशेष समूह का अध्ययन होता है। यानी कि इस अध्ययन के अंतर्गत छोटे छोटे समूहों का अध्ययन किया जाता है, समुदायों का अध्ययन किया जाता है, लंबा समय होता है। तो यह है कि स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि आदिवासी समाज पर अध्ययन करना हो तो हमें आदिवासी समाज में जाना होगा, आदिवासी समाज में जाना होगा। यदि धर्म का अध्ययन करना हो तो केवल हम धर्म के ही पहलुओं को जान सकेंगे। यदि जाति पर किसी जाति का अध्ययन करना हो तो हमें जाति के ही पहलुओं को जान सकेंगे। तो इस तरह से जो विशेष तथ्यों का ही अध्ययन होता है। इसमें हम यदि पूरे भारत के बारे में जानना होगा तो हमें कई पहलुओं को शामिल करना होगा, कई बिंदुओं को शामिल करना होगा। समय का व्यय, इस पद्धति में प्रतिभागी अवलोकन या अवलोकन की प्रक्रिया में जो प्रतिभागी अवलोकन होता है, इस पद्धति में समय व्यय होता है, क्योंकि व्यक्ति लंबे समय तक समूहों के साथ रहता है। तो इस तरह से वह उसके अध्ययन की समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, लंबा समय होता है, क्योंकि संस्कृति में परिवर्तन होता जाता है, सभ्यता में परिवर्तन हो जाता है, संस्कृति में, समस्याओं में, गतिविधियों में परिवर्तन होता जाता है। तो जब लंबा समय रहता है तभी वस्तु स्थिति का अध्ययन कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिभागी अवलोकन के अंतर्गत कुछ लाभ भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो पद्धति है, अनुसंधान की पद्धति है, ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण, यह सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। सामाजिक विज्ञानों में, स्पेशली राजनीति विज्ञान में हम इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया है, प्रतिभागी अवलोकन का प्रयोग किया गया है।
तो ये आज का मेरा वीडियो प्रतिभागी अवलोकन पर रहा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसका मैंने संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का वर्णन किया। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मूल्य तटस्थता पर या वस्तुनिष्ठता। मूल्य तटस्थता को हम क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठता भी करते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।